दोस्तों बोलिए जुबा केमिस्ट्री, क्या हाल चाल, कैसे हैं सब लोग। तो भाई साहब, हम लोगों का नीट का क्रैश कोर्स चालू हो चुका है और हमारे बच्चों ने एकदम बढ़िया से पढ़ाई भी स्टार्ट कर दी है। और इसी तरह से आप भाई पढ़ाई करते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। एंड डेफिनेटली बच्चों जो होगा बहुत अच्छा होगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा रिजल्ट के चक्कर में मत सोचिए। हमारा जो काम है उसको हम और आप लोग बहुत ईमानदारी के साथ करें। मेरा काम पढ़ाने का है, मैं उसको ईमानदारी के साथ करूँ। आपका काम पढ़ने का है, उसको ईमानदारी के साथ करिए। थोड़ा बहुत टेंशन होता है तो उसके लिए भाई थोड़ा बहुत टहल वहल लीजिए, जाके थोड़ा बहुत नेचर के पास चले जाएंगे तो टेंशन अपने आप ही दूर हो जाती है, ठीक है। ये चीज़ फोकस थोड़ा सा, यही पूरी कला है। पूरी ज़िंदगी भर से देखिए आपको इसी चीज़ को सीखना है कि किस तरीके से हम अपने दिमाग को सही जगह लगाएं और दूसरी जगह से दूर करें। कई बार डिस्ट्रैक्शन में दिमाग चला जाता है, कई बार आलतू फालतू निगेटिव थॉट में चला जाता है। तो पूरी की पूरी बेटा ज़िंदगी जीने की कला यही है कि हम किस तरह से अपने दिमाग को गंदी जगहों से हटा करके अच्छी जगह लगाएं, ठीक है। तो वो फाइटिंग देखिए लाइफ लॉन्ग चलती रहती है। ये प्रोसेस आपके लिए भी है, ये प्रोसेस मेरे लिए भी है और ये प्रोसेस आपके माँ बाप के लिए भी रहता है, ठीक है। ये चीज़ इट्स ऑल नॉर्मल थिंग, ठीक है। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए सर शुरू करते हैं आज के सेशन को। आज है हमारा नीट क्रैश कोर्स का बच्चों तीसरा दिन और आज हम लोग सर क्या पढ़ेंगे। आज हम लोग सर एनसीईआरटी वन शॉट पढ़ेंगे। देखिए मैं साफ साफ बोलता हूँ, अगर आप मुझसे पूछे कि फिजिकल केमिस्ट्री में क्या एनसीईआरटी पढ़ने की आवश्यकता है, आंसर है नहीं। लेकिन चूंकि बच्चों बात यह है कि ये हमारा जो साल है सर बड़ा इंपॉर्टेंट साल है और हम इस साल से देखिए कोई भी रिस्क नहीं ले सकते हैं। हालांकि रिस्क है तो रिस्क है, बट वो रिस्क और रिस्क सर वो देखिए स्कैम 92 वो शेयर मार्केट में ही अच्छा लगता है, रियल लाइफ में रिस्क नहीं अच्छा होता है, ठीक है। तो रियल लाइफ में सर देखिए हम कोई भी रिस्क नहीं ले सकते हैं, इसीलिए एनसीईआरटी का आधे घंटे का हमने ये वन शॉट लेक्चर देखिए प्रिपेयर किया, जिसमें कि सारी एनसीईआरटी की चीज़ें हम लोग साथ में चलिए पढ़ेंगे और उनके नोट्स हम लोग बना करके एक बार लिख लेंगे। एक बार ये नोट्स बन जाएंगे तो उसके बाद तो इनको रिवाइज करना 5 मिनट का काम है, ठीक है सर। चलिए सर, तो बिना देरी के आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं और एनसीईआरटी मोल कंसेप्ट चैप्टर में एनसीईआरटी में क्या क्या हमारे काम का है उसको आइए चलिए हम लोग देखते हैं और पढ़ते हैं, ठीक है। जो बच्चे हमारी फैमिली में नए हैं, अपने टीचर को जानना चाहते हैं तो सर जान सकते हो, ये हूँ मैं। मेरे बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे मेंशन्ड है। और बच्चे लोग जानते हैं कि हमारा ये जो क्रैश कोर्स है सर यूट्यूब पे तो चल रहा है, बट यूट्यूब पे देखिए चीज़ें पार्शियली अवेलेबल हैं। यूट्यूब पे आपको थ्योरी लेक्चर्स वन शॉट मिलेंगे और पीवाईक्यू सेशन देखिए वन शॉट मिलेंगे। यूट्यूब पे आपको एनसीईआरटी वन शॉट और प्रैक्टिस सेशन बच्चों आपके साथ शेयर नहीं होगा, क्योंकि थोड़ा सा देखिए कुछ चीज़ें रहता है, चीज़ें मतलब सीधी सीधी बात, चीज़ों को देखिए कमर्शलाइज करना बहुत ज़रूरी है। अगर कमर्शलाइज नहीं होंगी तो फिर कैसे चलेगा। यूट्यूब पे भी अगर हम आपके साथ कर रहे हैं तो मोनेटाइजेशन का एक लालच रहता है। एक लालच तो ये रहता ही है कि भाई हम धीरे धीरे हमारी हमारे सब्सक्राइबर बेस बढ़े, तो वो तो देखिए उसको कोई एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है। और ये कमर्शलाइजेशन हर चीज़ में ज़रूरी है, अदरवाइज तो इसकी दुनिया चल ही नहीं सकती है, ठीक है। तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड देखिए सीधा सीधा आंसर है ये। आगे चल के मैं चाहूँ कि आप भी कमर्शलाइज ही करें चीज़ें ना, सिर्फ और सिर्फ मतलब उससे तो नहीं अपना घर चल सकता है। इंसान जन्म ही इसीलिए लेता है अपनी ज़रूरतों को पूरे करने के लिए। तो जो बच्चे हमारे साथ पेड कोर्स में ज्वाइन करना चाहें दे कैन ज्वाइन अस। बहुत ही हमारी छोटी फैमिली रहती है, बहुत लार्ज बैचेस हमारे नहीं रहते हैं और 1-to-1 इंटरेक्शन और लाइव प्रैक्टिस सॉल्विंग सेशन के द्वारा हम आपकी जर्नी को काफ़ी स्मूथ करेंगे ये चीज़ें। तो पेड सेशन में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो केमिस्ट्री क्रैश कोर्स के लिए उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आपका अच्छा एक्सपीरियंस ही होगा। पहला मोल कंसेप्ट चैप्टर में हम सारी चीज़ों को बेटा आपके साथ यूट्यूब पे अवेलेबल कर रहे हैं, सो दैट आप देख सकें कि ऐप में क्या क्या चीज़ें रहेंगी, क्या क्या चीज़ें नहीं रहेंगी। मोल कंसेप्ट के सारे लेक्चर्स को आप देख लीजिए कि ऐप में क्या क्या आएंगे, यूट्यूब में क्या क्या आएंगे। फिर उसके बाद आप समझ सकते हैं कि आपको पेड कोर्स लेना है कि नहीं लेना है। तो इसीलिए आपको एक बेटर डिसीजन बनाने के लिए हम मोल कंसेप्ट के सारी चीज़ों को देखिए यूट्यूब पे पब्लिश कर रहे हैं। थ्योरी वन शॉट, पीवाईक्यू वन शॉट, एनसीईआरटी वन शॉट जो ऐप में रहेगा यूट्यूब पे नहीं रहेगा, और बच्चों क्या प्रैक्टिस सेशन का लाइव डिस्कशन भी आपके साथ मैं शेयर करूंगा और रिकॉर्डेड डिस्कशन भी आपके साथ शेयर करूंगा जो ऐप के फीचर में ही अवेलेबल रहेगा, ठीक है। ये चीज़ें चलिए सर, बहुत सारी मार्केटिंग होगी अपनी, काफ़ी सारी अपनी मार्केटिंग होगी, काफ़ी सारा कोर्स का सेलिंग हो गया। क्या करें, हमारे पास कोई मॉडल तो है नहीं, हम ही अपने कोर्स के ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो ये भी ज़रूरी है,
ठीक है सर, चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं अपने एनसीईआरटी वन शॉट को। देखिए सर, एनसीईआरटी को अगर हम लेते हैं, ठीक है सर, देखिए अगर हम एनसीईआरटी को सर देखिए अगर हम लेते हैं तो देखिए शुरुआत में क्या है, शुरुआत में देखिए सर कुछ भी काम वाम का हमको यहाँ पर नहीं मिलता है, ये सब फालतू की चीज़ें हैं, बट वी आर गेटिंग अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल लाइन। और ये जो चीज़ें आती हैं ये मतलब ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि एनसीईआरटी में कहीं पे मेंशन होती है और उसके ऊपर फिर सवाल डाल देते हैं वो, जैसे कि टैक्सोल और सिस्प्लैटिन, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट सर देखिए कैंसर की थेरेपी में यूज़ होने वाली ड्रग्स होती हैं। ये टैक्सोल और सिस्प्लैटिन दो तरीके से काम करती हैं। देखिए कैंसर सेल्स के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि वो रेप्लिकेट होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, ये उन्हीं पे ही एक्शन करती है, उनको रेप्लिकेट और मल्टीप्लाई होने से रोकती है, ठीक है ये चीज़। तो ये कैंसर थेरेपी में यूज़ होने वाली दवाइयाँ हैं। सिस्प्लैटिन एंड टैक्सोल आर इफेक्टिव इन कैंसर थेरेपी एंड एजीटी एजाइडोथाइमिडीन used for helping HIV victims and have been isolated from plants and animal source or prepared by synthetic method, ठीक है। Similarly, many life-saving drugs such as cisplatin, Taxol are effective in cancer therapy. AZT used for helping victims have been isolated from plant and animal sources. मतलब ये सब जो दवाइयाँ हैं ये plants और animal sources से बनाई जाती है या natural products. These are natural products. ठीक है, चलिए तो इस लाइन को सर देखिए हम यहाँ पर मेंशन करना चाहेंगे, ठीक है, ये लाइन सर देखिए हम यहाँ पर मेंशन करना चाहेंगे। टैक्सोल एंड सिस्प्लैटिन, टैक्सोल एंड सिस्प्लैटिन आर इम्पोर्टेंट drugs for treatment of cancer, ठीक है। AZT azidothymine used in treatment of AIDS, used in treatment of AIDS, these are derived from plants and animal resources। क्या हमको इनका स्ट्रक्चर याद रखना होगा? आंसर है नो नेवर नॉट। हालांकि सिस्प्लैटिन का स्ट्रक्चर हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ये प्लैटिनम का सिस फॉर्म है, ये प्लैटिनम में भाई सिस फॉर्म है, ठीक है सर ये चीज़। तो सिस प्लैटिन यहाँ पर हमको सर देखिए याद रखना पड़ेगा। चलिए सर बहुत अच्छी बात है, सिस फॉर्म में ये रहता है तो दिस इज सिस प्लैटिन। चलिए सर बहुत अच्छी बात है। और क्या यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है, आइए चलिए सर वहाँ पर भी हम लोग चलते हैं। तो ये एक हमारे पास काम का फंडा है जो हमने सर ध्यान रखना है, ठीक है सर बहुत अच्छी बात है। इसके बाद और हम लोग कहाँ चलें, इसके बाद हम लोग को और देखिए सर कहाँ चलना रहेगा, लिक्विड्स, सॉलिड्स, दीज ऑल आर जनरल थिंग्स, ठीक है, इसमें हमें कुछ भी नहीं टेंशन लेनी है, ठीक है, इसमें हमें कुछ भी नहीं टेंशन लेनी। होमोजीनियस हेट्रोजीनियस की हल्की सी डेफिनेशन है, उसमें भी बहुत ही सिंपल सी चीज़ें होती हैं। जब सारी चीज़ें सेम फेज में है तो होमोजीनियस, अगर चीज़ें एक से अधिक फेज में है तो हेट्रोजीनियस। इन कॉन्ट्रास्ट टू दिस, इन हेट्रोजीनियस मिक्सचर द कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट and sometimes different components can be observed. Different components can be observed. For example, the mixture of salt and sugar, the grains and pulses along with some dirts are heterogeneous mixture. ठीक है, मतलब heterogeneous mixture में जो composition है वो uniform throughout नहीं रहेगा. The components completely mix with each other and its composition is uniform throughout. तो homogeneous mixture क्या होगा?
A mixture may be homogeneous or heterogeneous. In homogeneous mixture, the components completely mix with each other and its composition is uniform. तो अगर components का composition uniform है तो वो homogeneous mixture है, और अगर components का composition पोर्शन वाइज वेरी कर रहा है, मतलब एक जगह पे अलग है और दूसरी जगह कुछ और है, तो वो हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा. द कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट एंड समटाइम्स द डिफरेंट कंपोनेंट्स कैन बी ऑब्जर्व्ड. ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा. तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन हमारे लिए सर काम की हो सकती है कि होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस के ऊपर वो स्टेटमेंट टाइप का सवाल बना दें, जिसके लिए सर हम लोग यहाँ पे एनसीईआरटी को स्टडी कर रहे हैं. ठीक है सर, ये यहाँ पर हो गई चीज़ें. इसके अलावा और हमारे लिए यहाँ पर क्या रहेगा, ठीक है, तो इस पॉइंट को भी मैं लिख लेता हूँ सर. एनसीईआरटी के इस पॉइंट को भी हम चलिए सर यहाँ पे लिख लेते हैं. ठीक है, इन होमोजीनियस मिक्सचर, इन होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है, कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट, composition is same throughout, while in heterogeneous mixture composition is not same throughout. सर देखिए, जो कंपोजिशन है वो थ्रू आउट सेम नहीं होगा. ठीक है, इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखिए. हेट्रोजीनियस में सर कंपोजिशन थ्रू आउट सेम नहीं रहेगा. इस चीज़ को सर देखिए हमको ध्यान रखना रहेगा. होमोजीनियस की कुछ एग्जांपल, एयर हमारा हो जाएगा होमोजीनियस का. ठीक है, एनसीईआरटी में जो दिया है उसी पे हमको देखिए स्टिक करना है. ठीक है, हमारे पास शुगर का जो सोल्यूशन है वो हमारे पास हो जाएगा. ठीक है, और शुगर एंड सॉल्ट का जो सोल्यूशन है, हाउएवर द मिक्सचर ऑफ शुगर एंड सॉल्ट, इट इज़ नॉट अ सोल्यूशन, मिक्सचर. और ग्रेन्स वगैरह जो हो गए ये हमारी हेट्रोजीनियस है. चलिए सर, बहुत अच्छी बात है. शुगर सोल्यूशन, और अगर मैं हेट्रोजीनियस में आता हूं तो शुगर एंड सॉल्ट मिक्सचर, सॉल्ट मिक्सचर, और ग्रेन्स वाला जो एग्जाम्पल है वो, उसमें कहीं कहीं पे डर्ट वगैरह होती, कहीं पे डर्ट का कंपोजिशन अलग है और कहीं पे डर्ट का कंपोजिशन कुछ और रहता है, कहीं पे पत्थर है, कहीं पे मिट्टी है, ये चीज़ें यहाँ पर. ठीक है, इट्स अ मिक्सचर, इट्स नॉट अ सोल्यूशन, इट्स अ मिक्सचर. चलिए सर, बहुत अच्छी बात है. तो ये यहाँ पे सर देखिए हो जाएगा. चलिए सर, आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर. प्योर सब्सटेंस क्या है, हैव कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट फ्रॉम द मिक्सचर. अच्छा, यहाँ पर यूजिंग फिजिकल मेथड, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे नजर आ रही है चीज़ें. You can think of many more example of mixture which you can come. It is worthwhile to mention here that the components of mixture can be separated using physical method such as simple hand picking, filtration, crystallization, distillation, etc. ठीक है, the components of the mixture can be separated by using simple physical method. चलिए, ये हमको कोई बहुत वैसी कोई लाइन नहीं दिख रही ये चीज़. चलिए, प्योर सब्सटेंसेस जहाँ पे सर एक ही टाइप के एटम्स होते हैं. ठीक है, अच्छा, प्योर सब्सटेंस जो कि प्योर है, चीज़ें समझ रहे हैं हम लोग. एलिमेंट्स और कंपाउंड की हम लोग बात करते हैं. सर एलिमेंट्स क्या होते हैं? एन एलिमेंट वो होती है जिसमें एक ही टाइप के एटम होते हैं. एलिमेंट वो चीज़ होती है, एन एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल. एलिमेंट में सिर्फ एक ही टाइप के पार्टिकल होंगे. ठीक है, दीज पार्टिकल में भी एटम और मॉलिक्यूल. ठीक है, सिर्फ एक ही टाइप के पार्टिकल्स होंगे और ये पार्टिकल एटम और मॉलिक्यूल किसी भी फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं. दीज पार्टिकल में भी एटम्स और मॉलिक्यूल, बट सिर्फ एक ही टाइप के होंगे. ठीक है, जैसे कि हमारे पास O2 हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, यहाँ पे सिर्फ एक ही टाइप के पार्टिकल हैं. ठीक है, ये चीज़ें. और अगर हम कंपाउंड की बात करते हैं, अगर हम कंपाउंड की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम कंपाउंड की बात करते हैं, कहाँ गया भाई कंपाउंड? व्हेन टू और मोर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, व्हेन टू और मोर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंड द मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड इज ऑब्टेन. सीधी सी बात है. ठीक है, कंपाउंड में एक से अधिक टाइप के एटम होंगे, डिफरेंट एटम्स होंगे, और एलिमेंट में सिर्फ एक ही टाइप के एटम होंगे. ठीक है, सीधी सी बात है, इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है.
वी ऑल आर वेरी वेरी फैमिलियर विद दीज टर्म। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। ये सब यहाँ पर आ रहा है, इसमें कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है, अलग नहीं है, ठीक है, कुछ भी इसमें देखिए अलग नहीं है। ये सब नॉर्मल चीज़ें चलती चली आ रही हैं, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मास, वेट, ये सब टेंशन लेने की आपको बेटा ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, ये एक टर्म यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा। किसी भी पॉइंट को जब हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो हम उस नंबर को 1 से 10 के बीच में हमने उस नंबर को लिखना होगा। जैसे 232 है तो 232 को 232 में नहीं लिखना है, बल्कि 1 से 10 के बीच में रखना होगा, साथ में वो 10 की पावर में हमको लेना। तो 232 को हम लोग 2.32 एंड देन 10 की पावर जो भी है इसमें लिखेंगे। तो दिस इज द साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन को लिखते समय हमने नंबर को n इंटू 10 की पावर n के फॉर्म में लिखना होता है। सो यहां पर आते हैं हम लोग। When a number is written in scientific notation, when a number is written in scientific notation, it is written as n into 10 की पावर n, where n हमारा 1 से 10 के बीच में लाई करता है, जहां पर कि n हमारा 1 से लेके 10 के बीच में लाई करता है, ठीक है। ये चीज समझिएगा। इस तरह से हमने किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। देखिए, ये सब चीजें जो है, छोटी छोटी चीजें, इनके ऊपर असर्शन रीजन टाइप के सवाल बन सकते हैं, उसी का हमको बस डर है। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे सर देखिए, इंपॉर्टेंट एक वस्तु आती है, वो है क्या सर? सिग्निफिकेंट फिगर। अब सर देखिए, थोड़ा सा सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में हमको ध्यान रखना है, और सिग्निफिकेंट फिगर्स के ऊपर जेई में एक आध बार बच्चों देखिए सवाल अब आने लगे हैं, क्योंकि बहुत सारे पेपर्स वगैरह बनते हैं, एंड इट इज़ क्वाइट प्रॉबेबल कि नीट में भी बच्चों आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स के ऊपर कुछ कुछ बेसिक जो इसके रूल्स होते हैं उनके ऊपर देखिए आपसे सवाल पूछे जाएं। अब देखिए, यहाँ पे सीन क्या होता है बेटा? देखिए, किसी भी चीज़ को जब हम मेजर करते हैं तो मेजरिंग डिवाइस में कुछ ना कुछ देखिए अनसर्टेनिटी होती है। कुछ मेजरिंग डिवाइस ऐसे होते हैं जो कि सिंगल डिजिट तक करेक्ट आंसर देते हैं, कुछ होते हैं जो पॉइंट के डबल डिजिट तक करेक्ट आंसर देते हैं, कुछ होते हैं जो पॉइंट के ट्रिपल डिजिट तक देते हैं। हम लोग जब लैब में यूज़ करते तो वहाँ पे साइंटिफिक मतलब वेइंग मशीन वगैरह होती थी, वो पॉइंट के 3-4 डिजिट तक सही आंसर देगा करती थी। तो डिपेंडिंग अपॉन द प्रिसीजन एंड द सोफिस्टिकेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, वहाँ पे अलग अलग अमाउंट की एरर इन्वॉल्व होती है। जो देसी तराजू होता है उसमें तो भयानक लेवल की एरर है, जो डिजिटल वेइंग मशीन है उसमें काफ़ी हद तक कैलकुलेशन बेटर होती है। तो बेस्ड ऑन द सोफिस्टिकेशन ऑफ मेजरिंग डिवाइस, हर डिवाइस में थोड़ी या फिर ज़्यादा देखिए एरर तो होती ही है। अब इसी चीज़ को हम लोग मेंशन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्या? जब हम अपने आंसर को लिखते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्या? सिग्निफिकेंट फिगर। जब हम किसी भी नंबर को लिखते हैं तो वहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर से हमारा तात्पर्य होता है वो कौन कौन से डिजिट है जिसके लिए हम परफेक्ट श्योर हैं कि सर इस कैलकुलेशन में ये सारी वैल्यूज तो एकदम परफेक्टली श्योर हैं, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें क्या बताती हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें देखिए क्या बताती हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हमको दिया हुआ है, significant figures are the meaningful digits which are known with certainty। किसी भी नंबर में जो significant figures होती हैं, इनसे हमारा तात्पर्य होता है
मीनिंगफुल, मीनिंगफुल। अब देखिए बच्चों, ये वर्ड अपने आप में बहुत कंप्लीट है। मीनिंगफुल डिजिट्स विच आर नोन विद सर्टेनिटी, ठीक है, ये चीज समझिएगा बच्चों। मीनिंगफुल डिजिट्स विच आर नोन विद सर्टेनिटी, ठीक है, ये चीज। द अनसर्टेनिटी इज इंडिकेटेड बाय राइटिंग द सर्टेन डिजिट्स एंड द लास्ट अनसर्टेन डिजिट। और यहां पे बच्चों याद रखिएगा, जो भी लास्ट अनसर्टेन डिजिट है उसमें +-1 की अनसर्टेनिटी तो रहेगी ही रहेगी, ठीक है। जैसे कि 11.2 है, तो जो 2 है ये अनसर्टेन डिजिट है, और इस 0.2 के साथ पॉइंट +-1, पॉइंट के बाद 2 है ना, तो 0.1 ± भी यहाँ पर हमको ध्यान देना रहेगा, ठीक है। 0.2 के ही बाद बच्चों 0.1 हमारा +-1 हो सकता है। जो लास्ट की जो डिजिट है वो अनसर्टेन डिजिट होती है, ठीक है, और उसमें +-1 का मतलब हेरफेर हो सकता है, ये चीज यहाँ पे समझिए। तो सिग्निफिकेंट डिजिट से हमारा क्या तात्पर्य होता है? वो सारी डिजिट जिनके बारे में हम प्योरी तरह से बच्चों श्योर शॉट हैं कि वो डिजिट्स क्या क्या हैं, मतलब कैलकुलेशन में वो कौन कौन से डिजिट्स हैं जिसके लिए हम पूरी तरह से श्योर हैं, दे आर रेफर्ड एज क्या, सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब यहाँ पर एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट रूल्स को जरा समझिएगा, क्या क्या हमारे रूल्स है सिग्निफिकेंट फिगर्स के, जरा समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखो सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन क्या थी? मीनिंगफुल नंबर्स, मीनिंगफुल नंबर्स, ठीक है, ये चीज बच्चों याद रखिएगा। अब देखिए, these are the statement there are certain rules for determining number of significant figures। आइए चला समझते हैं। पहला रूल, all the non-zero digits, सारी की सारी क्या बच्चों, नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं ये सारी की सारी बच्चों क्या, सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं। अगली चीज समझिएगा, जीरो प्रोसीडिंग टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स are not significant, such zero indicate the position of decimal, ठीक है। जीरो preceding to नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट, ठीक है, ये चीज। तो हमारी जो नॉन जीरो डिजिट्स हैं उसके पहले जितने भी जीरोज हैं उनका कोई भी बच्चों वैल्यू नहीं होती है। 0.03 में एक सिग्निफिकेंट फिगर है, 0.0052 में 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ये चीज समझिएगा। देखिए जीरो के साथ स्टोरी ये है कि जीरो जो कि नॉन जीरो नंबर के आगे और नॉन जीरो नंबर के पीछे जो जीरोज हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते हैं, ध्यान समझिएगा। नॉन जीरो नंबर के आगे और नॉन जीरो नंबर के खत्म होने के बाद जितने जीरो होते हैं दे आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर्स। लेकिन याद रखना, पीछे का केस ये होता है कि पॉइंट नहीं होना चाहिए। अगर पॉइंट आ गया तो जीरो को भी आपने सिग्निफिकेंट फिगर के तौर पे लेना पड़ेगा, क्योंकि तब उसकी वैल्यू हो जाती है, मीनिंग हो जाती है कि भाई ये प्रिसाइज नंबर है। मैं फिर से बोलता हूँ, नॉन जीरो डिजिट के पहले आने वाले जीरो और नॉन जीरो डिजिट के बाद में आने वाले जीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते हैं, प्रोवाइडेड पॉइंट नहीं आ रहा है, ठीक है, पॉइंट नहीं आ रहा है तो, ठीक है, ये चीज। तो सेकेंड पॉइंट क्या, नॉन जीरो डिजिट्स के पहले आने वाले जो जीरो होते हैं दे आर नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में कोई जीरो है तो वो तो सिग्निफिकेंट फिगर होगा, क्योंकि तब वो एक प्रॉपर नंबर हो जाता है। जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। नॉन जीरो डिजिट के बीच में जो जीरो है वो तो सिग्निफिकेंट फिगर होगा, तो यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। अब यहाँ पे समझिए वही पॉइंट, जीरो एट द एंड और राइट ऑफ अ नंबर आर सिग्निफिकेंट प्रोवाइडेड दे आर ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट, ओके। डेसिमल के बाद में बच्चों, डेसिमल के बाद में बच्चों जितने भी जीरो आएंगे वो सब के सब हमारे क्या, सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएंगे। डेसिमल के बाद में जितने भी बच्चों जीरो आएंगे वो सब के सब क्या, हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएंगे। मैंने क्या कहा था, नॉन जीरो डिजिट के पहले और नॉन जीरो डिजिट के बाद में जो जीरोज होते हैं वो इनसिग्निफिकेंट होते हैं। लेकिन अगर पॉइंट आ गया तब तो सर वो पूरे पूरे सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पर पॉइंट आ गया है, पॉइंट आ गया है, पॉइंट आ गया है, पॉइंट आ गया है, तो जितने भी जीरो उसके बाद आ रहे हैं वो सब के सब सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, बिकॉज दे यूज टू से प्रिसाइज वैल्यूज, ठीक है। पॉइंट के पहले जो जीरो है उसका कोई भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। अब यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज समझिएगा, यहाँ पर पॉइंट नहीं है,
यहाँ पर बच्चों पॉइंट नहीं है। पॉइंट अगर नहीं है तो नॉन जीरो डिजिट के पहले और बाद में जितने भी नंबर वो सब के सब इनसिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। तो 100 में सिर्फ और सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है। ये चीज समझ लीजिए, जो मैंने आपको बात बताई बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। नॉन जीरो डिजिट के पहले और बाद में जो नंबर्स होते हैं दे आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर्स, लेकिन अगर पॉइंट आ गया तो वो सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। पॉइंट आने के बाद, पॉइंट आने के बाद, ठीक है, पॉइंट के पहले अगर कोई जीरो लगा है तो वो नहीं चीजें, ये चीज समझिए। एग्जैक्ट नंबर्स हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। अगर हम किसी चीज को काउंट कर रहे हैं, जैसे कि देर आर 5 ट्रीज लगे हुए हैं, तो 5 ट्री लगे हुए हैं तो सर 5 तो पूरा एकदम परफेक्ट नंबर है, हमने पूरी तरह से बता दी सर इसमें कोई भी सर इसमें एरर है ही नहीं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, वो फिगर जो कि हम पूरी तरह से श्योर हैं उनकी संख्या इनफाइनाइट होगी। आप इसको 5.0000 जितने चाहे उतने जीरो लगा दीजिए, पॉइंट के बाद आने वाले जीरो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, तो यहाँ पे इनफाइनाइट फिगर्स हैं, ठीक है। तो एग्जैक्ट नंबर्स हैव इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सिग्निफिकेंट। बच्चों ये लाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और यकीन मानिए असर्शन रीजन में जिस तरह के सवाल होते हैं ना, उसमें तो बच्चों ये आग है, जलजला है। ये लाइन बच्चों जलजला है। इसको ज़रूर से ज़रूर अपने नोट्स में बच्चों मेंशन करिएगा। मैं आपको सारे नोट्स बनवा रहा हूँ तो हम अभी इसको मेंशन करेंगे चीज़ें, ठीक है। देर आर इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर एज दे आर एग्जैक्ट नंबर्स, ठीक है। ये चीज़ तो 2 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 20 को इस तरह से लिख सकते हैं। बहुत बड़ी बात। एक और कंसेप्ट मैं आपके साथ बेटा यहाँ पे एनसीईआरटी में जो बड़ा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है वो है प्रिसीजन और एक्यूरेसी का कंसेप्ट। प्रिसाइज क्या होता है और एक्यूरेसी क्या होता है। देखिए, अगर हम किसी एक्सपेरिमेंट से कोई चीज़ को हम मेज़र कर रहे हैं और जो रिजल्ट आ रहा है हमारे मेजरमेंट में वो रियल वैल्यू के काफ़ी करीब है, वो बेटा रियल वैल्यू काफ़ी करीब है, ठीक है, वो रियल वैल्यू के काफ़ी करीब है, तो हम कहेंगे कि हमारा जो मेजरमेंट है वो काफ़ी एक्यूरेट है, ठीक है। लेकिन ऐसा नॉर्मली होता नहीं चीज़ें, ठीक है। हम जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें थोड़ी बहुत बच्चों एरर होती है। अब जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें थोड़ी बहुत एरर होती है। एरर को मिनिमाइज करने के लिए हम मल्टीपल टाइम मेजरमेंट करते हैं। अब अगर हम मल्टीपल टाइम मेजरमेंट कर रहे हैं और मेजरमेंट की जो वैल्यूज़ हैं वो एक दूसरे के करीब हैं, तो हम कहेंगे कि हमारे जो मेजरमेंट है वो कैसे हैं, प्रिसाइज हैं। सो अगर हमारी मेजरमेंट की वैल्यूज़ काफ़ी करीब होती हैं तो हम क्या कहते हैं कि मेजरमेंट प्रिसाइज हैं। लेकिन अगर मेजरमेंट की वैल्यूज़ रियल वैल्यू के एकदम कोइंसाइड कर जाती हैं तो हम कहेंगे हमारा मेजरमेंट क्या है, एक्यूरेट है। ध्यान से सुनिएगा, अगर मेजरमेंट की वैल्यूज़ आपस में करीब होती हैं तो हम कहेंगे हमारा मेजरमेंट प्रिसाइज है। लेकिन अगर मेजरमेंट की वैल्यू रियल वैल्यू से कोइंसाइड करती है तो हम कहेंगे हमारा मेजरमेंट क्या है, एक्यूरेट है। ये चीज़ समझिएगा। इसको बहुत ही अच्छे से एनसीईआरटी में यहाँ पे समझाया गया है, ये चीज़ यहाँ पे पॉइंट लेकर के। क्या सर यहाँ पे जैसे कि एक स्टूडेंट ने 2 वैल्यूज़ रिपोर्ट की 1.95 1.90, तो ये दोनों वैल्यूज सर अपने आप में काफ़ी हद तक क्या है, हमारे पास ये वैल्यूज़ क्या है आपस में प्रिसाइज हैं क्योंकि काफ़ी करीब हैं। स्टूडेंट बी ने एक वैल्यू 1.94 बोली, दूसरी वैल्यू 2.0, तो यहाँ पे मेजरमेंट प्रिसाइज नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 2.01 1.99 ये मेजरमेंट प्रिसाइज भी है क्योंकि वैल्यूज़ करीब हैं, और इनका जो एवरेज है वो रियल वैल्यू मतलब जो 2 था आंसर इस पूरे पूरे डिस्कशन में, जो प्रिसाइज जो एक्चुअल जो डेटा है वो 2 है, ठीक है। द ट्रू वैल्यू इज 2। तो यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है उनका जो एवरेज है, जो मेजरमेंट है उनका जो एवरेज है वो रियल वैल्यू से कोइंसाइड कर रहा है, तो हम कहेंगे जो मेजरमेंट है वो प्रिसाइज भी है और एक्यूरेट भी है। ये चीज़ यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात, तो इसके ऊपर भी असर्शन रीजन आपको बन सकता है। प्रिसाइज कब होती है, जब हमारी मेजरमेंट को एक दूसरे के करीब होती है, मेजरमेंट की वैल्यूज़ करीब होती हैं आपस में। एक्यूरेट कब होती है, जब मेजरमेंट की वैल्यूज़ रियल वैल्यू से कोइंसाइड करती है या उसके एकदम बहुत ही करीब होती है, तो हम कहेंगे कि मेजरमेंट एक्यूरेट भी है। बहुत अच्छी बात, चलिए सर, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जो सिग्निफिकेंट फिगर का रोल है उसको जरा समझिएगा। जब हम 2 नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो जो एडिशन वाली वैल्यूज़ होगी उसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स जो मैक्सिमम मतलब उसमें जो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी यहाँ पर, वो पॉइंट के बाद जितने यहाँ पर नंबर्स हैं, पॉइंट के बाद जितने यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रही हैं उतनी यहाँ पर भी आनी चाहिए। द रिजल्ट कैन नॉट हैव मोर डिजिट्स टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट्स।
डेसिमल पॉइंट के बाद जितने भी यहाँ पर मैक्सिमम डिजिट है, जैसे यहाँ पे 3 है, 2 है, 1 है, तो 3 से ज़्यादा हमको नहीं चीज़ें यहाँ पे लिखनी होंगी, ठीक है। 1 2 2 0 नहीं लिख सकते, 1 2 2 तक ही चलेगा, एक ये पॉइंट है। और मल्टीप्लिकेशन में बच्चों ध्यान रखिए सिग्निफिकेंट फिगर का क्या रोल है, कि जो मल्टीपल वैल्यू होगी उसमें जो मिनिमम सिग्निफिकेंट वाली वैल्यू नंबर है उतनी ही वैल्यूज होनी चाहिए, ठीक है। द रिजल्ट मस्ट बी रिपोर्टेड विद नो मोर सिग्निफिकेंट फिगर एज देर आर इन द मेजरमेंट विद द फ्यू सिग्निफिकेंट फिगर। जो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर वाला नंबर है तो जो रिजल्ट होगा उसमें भी उतनी ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी। जब हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लाइड नंबर्स में जिस नंबर के पास मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर है तो आंसर में भी उतनी ही सिग्निफिकेंट फिगर्स आनी चाहिए। बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर ये, इसको भी आपने नोट करना पड़ेगा। ये जो एनसीईआरटी की जो बातें हैं इसको भी दोस्तों आपने यहाँ पर नोट करना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ समझिएगा, इंपॉर्टेंट है वाकई बच्चों, इंपॉर्टेंट बात है। फालतू की चीज़ें हम लोग क्यों मेंशन करेंगे। चलिए सर, बहुत अच्छी बात, ग्रेट, नाइस, वंडरफुल। अगली चीज़ पे आते हैं बच्चों, यहाँ पर ये चीज़, अगली चीज़ कहाँ गई हमारी, अप्रोक्सीमेशन के रूल्स फॉर अप्रोक्सीमेशन। ये बड़े इंपॉर्टेंट है सर रूल्स, ठीक है, ये बड़े इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। और यस, ये चीज़ यहाँ पर सवाल के फॉर्म में बन सकती है। नीट में जिस तरह का बच्चों जो है क्वेश्चन का जो देने का जो तरीका है वो पकड़ पकड़ के कुरेदते हैं, उसमें बच्चों ये पॉइंट भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। क्या सर पॉइंट है, आइए जरा समझते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, वाइल लिमिटिंग द रिजल्ट टू द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि हमें जो आंसर है उसको मल्टीप्लिकेशन के केस में हमें जो आंसर है वो उतना रिपोर्ट करना है जितना कि मिनिमम सिग्निफिकेंट है, मिनिमम सिग्निफिकेंट है फिगर है यहाँ पर जिस नंबर में, उतना ही हमें रिपोर्ट करना है। तो यहाँ पे जो पॉइंट के बाद जो हमको जो राउंड ऑफ करना पड़ता है, उस राउंड ऑफ के जो रूल्स होते हैं उसको जरा समझ लीजिए। सबसे पहली चीज़, अगर कोई नंबर पॉइंट के बाद जो नंबर से अगर कोई नंबर बेटा 5 से ऊपर है, बच्चों याद रखना 5 नहीं, 5 से ऊपर है, 6 7 8 9, तो आप उस नंबर को बढ़ा सकते हैं। जैसे 0.66 है, 0.66 है, जैसे कि हमारे पास नंबर क्या आ रहा है 0.66 है और हमें राउंड ऑफ करना है इसको। तो चूंकि जो नंबर है ये लास्ट का ये 5 के ऊपर है तो हम इसको 0.7 कर सकते हैं, हम इसको बच्चों 0.7 कर सकते हैं अगर हमको नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट घटानी है तो, ठीक है, ये चीज़ समझिएगा। तो जो भी नंबर, इफ द राइट मोस्ट डिजिट टू बी रिमूव्ड, इफ द राइट मोस्ट डिजिट टू बी रिमूव्ड इज मोर देन 5 देन द प्रेसीडिंग नंबर इट कैन बी इंक्रीज बाय 1, ये चीज़ समझ लीजिए। तो 1.386 में क्योंकि जो लास्ट नंबर है वो 5 से बड़ा है तो 1.39 इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अगर कोई नंबर 5 से छोटा है, अगर कोई नंबर 5 से छोटा है तो हमें कुछ भी एडिशन करने की आवश्यकता नहीं है। इफ द राइट मोस्ट डिजिट टू बी रिमूव्ड इज लेस देन 5 देन द प्रेसीडिंग नंबर इज नॉट चेंज्ड, तो सर उसको चेंज करने की आवश्यकता नहीं। 4.334 में जो सबसे राइट मोस्ट नंबर है वो 5 से छोटा है तो इसको हम 4.33 ही लिख सकते हैं, ये चीज़ समझ लीजिए। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो यहाँ पे 5 के लिए आ रही है। अगर राइट मोस्ट नंबर 5 है, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर राइट मोस्ट नंबर 5 है तो दोस्तों सीन समझिएगा क्या सीन है। अगर राइट मोस्ट नंबर देखिए 5 है तो दोस्तों सीन समझिएगा क्या सीन है। इफ द राइट मोस्ट डिजिट टू बी रिमूव्ड इज 5 देन द प्रोसीडिंग नंबर इज नॉट चेंज्ड इफ इट इज एन इवन नंबर। अगर इवन नंबर है तो आप उसे नहीं चेंज करोगे, लेकिन अगर ऑड नंबर है तो आप उसको इंक्रीज कर दोगे 1 यूनिट से। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये चीज। तो देखिए राइट मोस्ट नंबर 5 है लेकिन ये 3 है तो ऑड को तो इवन बनाना है तो इसको हम 6.4 करेंगे, हम इसको 6.4 करेंगे। लेकिन यहाँ पर 6.25 है, राइट मोस्ट डिजिट 5 है लेकिन उसके पहले वाली जो नंबर है वो इवन है तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं, 6.2 ही कहा जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात। और यकीन मानिए मैं तो ये पॉइंट चाहता हूँ कि अपने जेई वाले बच्चों को भी शेयर करूँ कि बच्चों ये जो रूल्स है ना ये इंटीजर टाइप नंबर्स को बबल करने में यूज़ होते हैं।
ये जो रूल्स है सर, देखिए इंटीजर टाइप नंबर्स को बबल करने में यूज होते हैं, और आजकल इंटीजर टाइप नंबर जेई में आ रहे हैं। तो मैं तो कोशिश करूं कि सर इस चीज़ की क्लिप मैं काट करके अपने जेई वाले बच्चों के साथ भी शेयर करूं। बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, जो मोल कंसेप्ट में यहाँ पे हमारे साथ रूल्स शेयर किए जा रहे हैं। रूल्स फॉर राउंड ऑफ के जो रूल्स होते हैं इंटीजर टाइप क्वेश्चंस को करते समय, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम अपने जेई वाले बच्चों के साथ भी इस क्लिप को शेयर करेंगे, क्योंकि इंटीजर टाइप क्वेश्चंस को बबल करने में बच्चों के साथ बहुत दिक्कतें होती हैं कि सर क्या करना है क्या नहीं करना, ये सब चीज़। ठीक है, तो उनको सर ये चीज़ देखनी चाहिए। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है, ग्रेट, नाइस, वंडरफुल। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के जो रूल हैं उसको जरा हम लोग मेंशन कर लेते हैं। ठीक है, अपने नोट्स में लिख लेते हैं। ठीक है, जो सिग्निफिकेंट फिगर्स के जो रूल हैं उनको हम लोग जरा अपने नोटबुक में लिख लेते हैं। सबसे पहले जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं दे आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, नॉन जीरो डिजिट से पहले जो जीरो आ रहा है वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता है। नॉन जीरो डिजिट के बाद में जो जीरो आ रहा है वो भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता है, प्रोवाइडेड पॉइंट अगर नहीं है। अगर पॉइंट आ गया, अगर बच्चों पॉइंट आ गया, तो पॉइंट के बाद जितने भी जीरो आ रहे हैं, पॉइंट के बाद जितने भी जीरो आ रहे हैं वो सारे के सारे हमारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज़। और पॉइंट के पहले वाला जीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। ठीक है, जीरो प्रोसीडिंग, अच्छा सॉरी, यहाँ पर अगर पॉइंट आ जा रहा है लास्ट में तो पॉइंट के बाद जितने भी होंगे वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स रहेंगे। जैसे कि यहाँ पर, हाँ, पॉइंट के बाद जो आ रहे हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएंगे। नॉन जीरो डिजिट के बाद जितने भी जीरो आ रहे हैं पॉइंट के बाद वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स रहेंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ समझिएगा, जो सेकेंड पॉइंट है क्या, कि नॉन जीरो डिजिट से पहले जो जीरो हैं, नॉन जीरो डिजिट से पहले जो जीरो है और नॉन जीरो डिजिट के बाद में जो जीरो, वो सब के सब कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो यहाँ पर भले ही पॉइंट है, यहाँ पर बच्चों भले ही पॉइंट है, यहाँ पर भले ही पॉइंट है, लेकिन नॉन जीरो डिजिट से पहले जो जीरो है वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे। ठीक है, तो जीरो प्रोसीडिंग टू द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है, ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है, बहुत अच्छी बात है। एंड जीरोज बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, एंड नॉन जीरो डिजिट, एंड बच्चों नॉन जीरो डिजिट के बाद अगर जीरो आ रहे हैं और पॉइंट वहां पे लगा हुआ है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर रहेंगे। जीरोज एट द एंड और राइट ऑफ अ नंबर आर सिग्निफिकेंट फिगर प्रोवाइडेड दे आर ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट। बहुत बहुत क्रूशियल पॉइंट है, क्या बेहतरीन पॉइंट है, क्या बताऊं मैं, क्या बेहतरीन पॉइंट है ये बताऊं मैं। ठीक है, जीरोज एट द एंड और राइट ऑफ अ नंबर। ठीक है, किसी नॉन जीरो डिजिट के आगे, वैसे तो क्या था, नॉन जीरो डिजिट के पहले और बाद में जो जीरो है वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, लेकिन अगर नॉन जीरो डिजिट के आगे, राइट लेफ्ट के लिए नहीं है सर, सर राइट के लिए है, जीरोज एट द एंड, जीरोज एट द एंड और राइट ऑफ अ नंबर आर सिग्निफिकेंट फिगर प्रोवाइडेड दे आर ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट। बहुत बड़ी और क्या मतलब स्पष्ट बात है, टू द पॉइंट बातें हैं बच्चों एनसीईआरटी में। मैं क्या बोलूँ, आई एम जस्ट अ बिग फैन ऑफ दिस एनसीईआरटी, आई एम जस्ट अ बिग फैन ऑफ दिस एनसीईआरटी। ठीक है सर, ये चीज़ समझिए। एंड एग्जैक्ट नंबर्स हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। चलिए सर, इन सारे पॉइंट्स को हम लोग अपने नोट बुक में चलिए सर लिख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और मुझे नहीं लगता है कि इनसे ज़्यादा टू दी पॉइंट बातें दुनिया में कोई और बता सकता है। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। चलिए सर, सारे पॉइंट्स को लिखेंगे। रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स। जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स है दे आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, अगली चीज, जीरोस बिफोर नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स। जीरो बिफोर
ठीक है, जैसे कि हमारे पास 63 है तो उसके आगे जो ज़ीरो है यहाँ पे सिर्फ दो ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, ये चीज़ समझिएगा। और 6300 अगर है तो यहाँ पर भी दो ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, यहाँ पर भी दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो नॉन जीरो डिजिट के पहले और नॉन जीरो डिजिट के बाद में जो जीरोज हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होते हैं। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, जीरोज प्रोसीडिंग टू दी फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉन सिग्निफिकेंट। ठीक है, ये चीज़ बहुत अच्छी बात है। और ये एग्जांपल भी सर लिख लेना, 0.003 एंड 0.0052 हैज टू सिग्निफिकेंट फिगर, इसको भी हम लिखेंगे 0.003 वन सिग्निफिकेंट फिगर। एंड क्या सर एग्जांपल 0.0052 दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात। चलिए सर तीसरा पॉइंट पे आते हैं हम लोग। तीसरा पॉइंट पे आते हैं, जीरोज बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। नॉन जीरो डिजिट के बीच में जो जीरोज हैं दे आर सिग्निफिकेंट फिगर। एंड जीरोज एट द एंड और राइट ऑफ अ नंबर, किसी भी जीरोज एट द एंड और राइट ऑफ अ नंबर आर सिग्निफिकेंट फिगर प्रोवाइडेड दे आर ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट। बहुत इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, एंड जीरोज एट द राइट साइड ऑफ नॉन जीरो नंबर आर सिग्निफिकेंट फिगर provided they are right side of decimal point। मतलब कि 2.300 यहाँ पर बच्चों 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। यहाँ पे दोस्तों 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। वो सारे जीरो जो पॉइंट के बाद आते हैं, वो सारे जीरो जो पॉइंट के बाद आते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। वो सारे जीरो जो पॉइंट के बाद आते हैं, लेकिन नॉन जीरो डिजिट के बाद, नॉन जीरो डिजिट के बाद, ठीक है, नॉन जीरो डिजिट के बाद, नॉन जीरो डिजिट से पहले वाले नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पर नॉन जीरो डिजिट से पहले जो जीरो हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। नॉन जीरो डिजिट से पहले जो जीरो हैं, भले ही पॉइंट है, वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। लेकिन वो सारे जीरो जो नॉन जीरो डिजिट के बाद आ रहे हैं, जो नॉन जीरो डिजिट के बाद आ रहे हैं और जो डेसिमल की भी राइट में है, ये दो कंडीशन यहाँ पर देखिए सेटिस्फाई कराना है। नॉन जीरो डिजिट के बाद आ रहे हैं और डेसिमल की भी बाद में आ रहे हैं, तो वो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ठीक है, ये चीज। और पांचवा और बड़ा क्रूशियल पॉइंट, finite numbers have infinite significant figures। बड़ी इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, ये चीज। रूल्स इन एडिशन में बच्चों क्या रूल्स होंगे? अगर मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है ए जिसमें पॉइंट के बाद तीन वैल्यूज हैं, दूसरा नंबर है बी, पॉइंट के बाद दो वैल्यूज हैं, तो जो सम होगा उसमें भी पॉइंट के बाद हमको तीन वैल्यूज ही प्लेस करनी पड़ेंगी। ठीक है, जो सम होगा उसमें भी हमको तीन वैल्यूज ही प्लेस करनी पड़ेंगी, ये चीज याद रखिएगा। तो जो पॉइंट के बाद जितने भी नंबर्स आ रहे हैं, सम में भी उतने ही नंबर्स आने चाहिए। पॉइंट के बाद जितने भी नंबर्स आ रहे हैं, डेसिमल के बाद जितने नंबर्स आ रहे हैं, सब में भी, फाइनल आंसर में भी उतने ही नंबर्स होने चाहिए। नंबर्स आफ्टर डेसिमल should be equal to numbers after decimal in answer as well।
ठीक है, यहाँ पे बच्चों डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं, तो यहाँ पर भी बच्चों डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स आनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रख लो, ये एडिशन का बच्चों रूल है। जो मैक्सिमम वाला है उसको हमने फॉलो करा, मिनिमम वाला जाए भाड़ में। मल्टीप्लिकेशन में ध्यान रखिएगा, मल्टीप्लिकेशन में अगर मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है जिसमें डेसिमल के बाद 1 नंबर है और दूसरा नंबर है जिसमें डेसिमल के बाद 3 नंबर है, तो मल्टीप्लिकेशन के बाद जो आंसर होगा उसमें भी डेसिमल के बाद एक ही नंबर लेना होगा, उसमें भी डेसिमल के बाद एक ही नंबर लेना होगा। तो जो आंसर होगा उसमें भी डेसिमल के बाद एक ही नंबर लेना होगा, और जो बाकी नंबर्स होंगे उनको आपने राउंड ऑफ करना होगा, बाकी नंबर्स को आपने राउंड ऑफ करना होगा, राउंड ऑफ रिमेनिंग नंबर्स, राउंड ऑफ रिमेनिंग नंबर, जो रिमेनिंग नंबर्स आएंगे आप उनको राउंड ऑफ करिए। ठीक है, अब रूल्स फॉर राउंड ऑफ इनको समझ लीजिए, राउंड ऑफ के जो रूल्स हैं उसको समझ लीजिए। ठीक है, इफ लास्ट नंबर ग्रेटर देन 5 है तो सेकेंड लास्ट नंबर इंक्रीज बाय 1। आप सेकेंड लास्ट नंबर को 1 से बढ़ा दीजिए। इफ लास्ट नंबर लेस देन 5 तो सेकेंड लास्ट नंबर सेम रहेगा, सेकेंड लास्ट नंबर सेम रहेगा। इफ लास्ट नंबर 5 देन सेकेंड लास्ट नंबर अगर इवन है तो सेम रहेगा, और अगर ऑड है तो इंक्रीज बाय 1, ऑड है तो इंक्रीज बाय 1। ये चीज़ समझिएगा। ठीक है, ये हमको चीज़ यहाँ पे समझना है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं बच्चों ये कहना चाह रहा हूँ, तो अगर हमारे पास 2.386 है तो इसको हम 2.39 कर सकते हैं, क्योंकि नंबर 5 से बड़ा है तो बढ़ा देंगे। हमारे पास 2.224 है तो हम इसको 2.22 करेंगे क्योंकि नंबर 5 से छोटा है। और अगर हमारे पास नंबर 235 है और अगर हमारे पास नंबर 225 है तो 5 है लेकिन ये ऑड है तो बढ़ा दीजिए, 2.24 हो जाएगा। और अगर इवन है तो रहने दीजिए, 2.22 ही रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे रूल्स होते हैं, रूल्स फॉर राउंड ऑफ। बड़ा इंपॉर्टेंट है, फॉर एग्जाम्पल करके हम अगर अपने नोट्स को ये रिवाइज करेंगे तो बड़ा ही बच्चों काम का आ जाएगा। ये जो एनसीईआरटी में हम टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ये इसलिए हम टाइम स्पेंड कर रहे हैं कि आगे चल के जब हमारे पास प्रेशर बढ़ेगा, आगे चल के हमारे पास 100% प्रेशर बढ़ेगा। अभी तो हमारे पास 100 दिन है, आगे चल के 90 दिन होंगे, 50 दिन होंगे, 10 दिन होंगे, 1 दिन होगा। तो उस समय जब प्रेशर होगा, आपको लगे क्या पढ़े क्या ना पढ़े, तो आप बस ये नोट्स रिवाइज करेंगे, आपको सारे की पॉइंट्स आ जाएंगे। क्योंकि ये पॉइंट ऐसे हैं जो आप भूलोगे, अभी कुछ दिन बाद भूलोगे, 10 दिन बाद भूल जाओगे। तो उस समय फिर जस्ट आप इन एग्जाम्पल्स को अगर आप देख लोगे आपको रिवाइज होंगे, क्योंकि आपने खुद लिखे हुए हैं, आपने खुद लिखे हुए हैं नोट्स। तो एग्जाम्पल्स उनके ही सर आपको पूरा पूरा क्लियर कट हो जाएगा। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है, ग्रेट, नाइस, वंडरफुल। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है। जो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है ये भी बच्चों को बड़े परेशान करते हैं। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, देखिए इसमें 2 लॉज तो बहुत ही ऑब्वियस हैं, इनका कोई मतलब ही नहीं है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सीधी सीधी बात हम सब जानते हैं, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो वो तो सर हम देखिए सीधे सीधे जानते हैं। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी सीधा सीधा है, कोई इसमें टेंशन नहीं। मतलब किसी भी केमिकल सब्सटेंस को आप कहीं से भी डिराइव करिए,
किसी भी केमिकल सब्सटेंस को आप कहीं से भी डिराइव करिए, चाहे वो केमिकल सब्सटेंस नेचुरली डिराइव्ड हो या वो केमिकल सब्सटेंस लैब में प्रिपेयर हो, उसमें जो कंबाइनिंग कंपोनेंट्स होंगे उनका जो प्रपोर्शन होगा वो सेम आएगा। उसमें जो कंबाइनिंग कंपोनेंट्स है उनका जो प्रपोर्शन आएगा सेम आएगा। अब ये बात आपको अभी भले ही बच्चों नॉर्मल लगे, लेकिन आज से मतलब 400 साल 500 साल पहले का सोचिए वो दौर, ठीक है, मतलब 17th सेंचुरी की अगर हम बात करें बच्चों, आज से 300 साल पहले, तो उस दौरान बच्चों ये चीज़ बड़ी ही रोचक रही होगी। मतलब पानी चाहे हम लैब में बनाएं या पानी चाहे हम बर्फ़ से लेके आए या पानी चाहे हम वेपर को कंडेंस करें, पानी हर जगह सेम ही है। समझिए बच्चों, समझिए। आजकल तो भाई देखिए सीन ये होता है कि भाई आटा, आशीर्वाद वालों का आटा एक अलग है आटा, पतंजलि वालों का आटा अलग है, ठीक है, और जो खेत में जो किसान आटा उगा रहा है वो अलग आटा है, ठीक है। समझिए चीज़ें, अब तो ब्रांडिंग होगी हर चीज़ की कि भाई हमारे आटे में तो ये है वो है फलाने का, लेकिन ऐसा होता नहीं है। देखिए कितने अच्छे से केमिस्ट्री ने देखिए सारी चीज़ों को हटा दिया है। मतलब हिमालय का पानी हो, बिस्लरी का पानी हो या एक्वाफीना का पानी हो, भैया पानी पानी ही है, उसको ब्रांडिंग करने से वो बदल नहीं जाएगा, पानी पानी ही रहेगा। क्या बेहतरीन कंसेप्ट है बच्चों, सोचिए। मतलब ब्रांडिंग करने से कोई चीज़ बदल नहीं जाएगी, जो रोटी है वो रोटी ही रहेगी, आटा आटा ही रहेगा, चावल चावल रहेगा। अमिताभ बच्चन आके बोले कि दावत बासमती और ये वो, उससे बदलेगा नहीं, चावल चावल ही रहेगा। क्या बात है। चलिए सर, बहुत मज़ेदार चीज़। तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन, ठीक है, he stated that given compound always contain exactly the same proportion of element by weight। जो भी कंपाउंड होता है उसमें हमेशा जो एलिमेंट्स होंगे वो सेम प्रोपोर्शन में होंगे, नो मैटर वो चीज़ हम कहीं से भी लेकर के आए, ठीक है। देखिए उन्होंने बताया नेचुरली डिराइव्ड एंड सिंथेटिकली डिराइव्ड एकदम सेम है। क्या बात है, क्या बात है। अब देखिए दो लॉज देखिए इंपॉर्टेंट होते हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ये देखिए थोड़े से इंपॉर्टेंट होते हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। इनको देखिए थोड़ा सा हमको समझना पड़ेगा। अब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन एंड रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, इनको मैं शॉर्ट में लिखा देता हूं। ठीक है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। देखिए बच्चों, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में हम बच्चों को बताते थे कि भाई आपने याद रखना है वर्ड क्या, आर आर आर। आपने सर देखिए आर 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 वर्ड याद रखना है। आर 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 में 3 आर हैं, तो यहाँ पर 3 एलिमेंट्स होते हैं। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन 3 एलिमेंट से मिलकर के बनती है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन 2 एलिमेंट से मिलकर के बनती है, ठीक है। अब बस समझिए जरा, देखिए लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है, अगर 2 एलिमेंट आपस में कंबाइन करके एक से अधिक कंपाउंड बना रहे हैं, अगर 2 एलिमेंट आपस में कंबाइन करके एक से अधिक कंपाउंड बना रहे हैं, जैसे सल्फर और ऑक्सीजन कंबाइन करके SO2 SO3 दोनों बना रहे हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन करके H2O और H2O2 दोनों बना रहे हैं, तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन करके NO NO2 N2O3 बहुत कुछ बना रहे हैं। तो अगर 2 एलिमेंट आपस में कंबाइन करके एक से अधिक कंपाउंड बना रहे हैं, तो जिस प्रपोर्शन में वो रिएक्ट कर रहे हैं कंपाउंड 1 में और जिस प्रपोर्शन में वो रिएक्ट कर रहे हैं कंपाउंड 2 में, वो एक सिंपल होल नंबर रेशियो होगा, वो एक सिंपल होल नंबर रेशियो होगा। ये चीज़ समझिए ज़रा, जिस प्रपोर्शन में वो कंपाउंड 1 में रिएक्ट करे, जिस प्रपोर्शन में कंपाउंड 2 में रिएक्ट करे, वो एक सिंपल होल नंबर रेशियो होगा, वो कोई इर्रेशनल नंबर नहीं होगा। समझिएगा ज़रा, मैं फिर से बताता हूँ। जैसे कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके NO2 बना रहा है और नाइट्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके N2O3 बना रहा है, तो NO2 में N और O का जो रेशियो है या O और N का जो रेशियो है वो क्या है, 2:1। 2:1 मतलब 2 मतलब क्या है, 1 मोल N के साथ 2 मोल ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा, 1 मोल N के साथ 2 मोल ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा। और यहाँ पे O और N का रेशियो क्या है, 3:2। 3:2 मतलब 1.5, मतलब यहाँ पे 1.5 का मतलब क्या है, 1 मोल नाइट्रोजन के साथ 1.5 ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा, 1 मोल नाइट्रोजन के साथ 1.5 नाइट्रोजन रिएक्ट करेगा।
यहाँ पे 1 मोल के साथ 2 रिएक्ट कर रहा है, यहाँ पे 1 मोल के साथ 1.5 रिएक्ट कर रहा है, तो 2 और 1.5 का रेशियो, 2 और 1.5 का रेशियो, सिंपल रेशियो होगा 4/3 होगा, सीधी सीधी बात, ठीक है। तो ये जो इनका रेशियो है ये एक सिंपल होल नंबर रेशियो होगा, ये चीज यहां पर बात बताई जा रही है। सिंपल होल नंबर रेशियो का बस ये, तो जिस प्रपोर्शन में आपस में कंबाइन कर रहे हैं दो अलग अलग कंपाउंड में, वो प्रपोर्शन एक सिंपल होल नंबर रेशियो का, बस सीधी सी बात, ठीक है। इसका फिक्स वेट जो इसके वेट के साथ कंबाइन कर रहा है, और इसका भी वही फिक्स वेट जो इसके वेट के साथ कंबाइन कर रहा है, वो सिंपल होल नंबर रेशियो होगा। मतलब 1 मोल नाइट्रोजन के साथ 2 ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है, और यहाँ पे 1 मोल नाइट्रोजन के साथ 1.5 ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है, तो 2 और 1.5 का रेशियो सिंपल रेशियो होगा, बस सीधी सी बात, बस सीधी सी बात। या सीधे सीधे ये भी कर सकते हैं कि जिस रेशियो में नाइट्रोजन ऑक्सीजन यहाँ कंबाइन करें, यहाँ कंबाइन करें, उसका रेशियो सिंपल रेशियो होगा, वट एवर वे यू वांट। ये बस मुद्दे की बात, यहाँ पे 2 बंदे होते हैं, मल्टीपल प्रोपोर्शन में 2 बंदे होते हैं, ठीक है। अब रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में आइए, यहाँ पे 3 बंदे होते हैं। जैसे कि मैं बात बताता हूँ, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर। सल्फर तो यहाँ पे नहीं सही रहेगा, हाइड्रोजन ले लेते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है, NH3 बनाता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, H2O बनाता है, ठीक है। नाइट्रोजन भी हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन भी हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है। नाइट्रोजन भी हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन भी हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है। अब यहाँ पे समझिए, फिक्स अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन से कितना नाइट्रोजन, फिक्स अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन से कितना ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है, इसको जरा समझते हैं। 3H के साथ 1 नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहा है, तो 1H के साथ 1/3 नाइट्रोजन रिएक्ट करेगा, ठीक है। 2H के साथ 1 ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है, तो 1H के साथ 1/2 ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा, ठीक है, ये चीज़। अब यहाँ पर ये जो फिक्स अमाउंट के साथ ये दोनों एलिमेंट रिएक्ट करें, इनका जो रेशियो है, इनका जो रेशियो है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो जो फिक्स अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन का रेशियो जो फिक्स अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, क्या होगा, 1/3n 1/2n, 1/3 वर्सेज 1/2, क्या हो जाएगा 2/3, ठीक है, 2/3 रेशियो है। अब ये जो रेशियो है, ये रेशियो या तो सेम होगा या एक सिंपल होल नंबर मल्टीपल होगा, किसके, जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करेंगे। अगर नाइट्रोजन ऑक्सीजन आपस में कभी रिएक्ट करते हैं, अगर नाइट्रोजन ऑक्सीजन आपस में कभी रिएक्ट करते हैं, NO, NO2, N2O3 दुनिया भर की कंपाउंड में रिएक्ट करते हैं, तो यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन के जो रिएक्ट करने का रेशियो है, वो इस रेशियो के एक सिंपल मल्टीपल में ही होगा। यस, 1:1 और 2:3 में एक सिंपल रेशियो है, 1:2 और 2:3 में सिंपल रेशियो है, 2:3 और 2:3 में सिंपल रेशियो है, बस सीधी सी बात, कोई इरैशनल नंबर नहीं होगा, सीधी सी बात। अब ये सब चीजें सुनकर के इंसान कई बार अपना दिमाग पकड़ता है कि क्या है ये, क्या है ये है क्या लॉ। बच्चों, सच्चाई भी यही है कि क्या लॉ है, बेवकूफ़ी का लॉ है। लेकिन ये बेवकूफ़ी का लॉ आपको आज की डेट में बेवकूफ़ी का लग रहा है, आज से 200 साल पहले लोगों के लिए बड़ी रोचक चीज़ें थी, जब लोग मॉलिक्यूल को देख नहीं पाते थे, मॉलिक्यूल को समझ नहीं पाते थे, बस कोई साइंटिस्ट ने आकर के बता दिया, साइंस थी ही नहीं उस समय। तो उस समय के ज़माने में सर देखिए, ये सब लॉस काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। आज के ज़माने में क्या इंपॉर्टेंट है, आपको डेटा दिया होगा और वो डेटा को देख करके आपको सर रिकॉग्नाइज करना होता है कि ये जो डेटा है ये मल्टीपल प्रोपोर्शन का है, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन का है, फिक्स प्रोपोर्शन का, किसका है। तो समझ लीजिए, अगर सवाल में 2 एलिमेंट इन्वॉल्व हैं तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, 2 एलिमेंट इन्वॉल्व है लेकिन कंपाउंड एक से अधिक है, सल्फर ऑक्सीजन रिएक्ट करके SO2 भी है, SO3 भी है, NO2 भी है, N2O3 भी है, तो 2 एलिमेंट है पर लेकिन कंपाउंड एक से अधिक है, तो मल्टीपल प्रोपोर्शन। और अगर 3 एलिमेंट है तो रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। बस यही सवाल आता है और कुछ नहीं आता है। और बाकी तो फिर यही आप कहते हैं सवाल को, मतलब इस स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद क्या है ये, और मैं भी कहूँगा क्या है ये, इट्स नथिंग, ठीक है। चलिए सर, तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन एंड मल्टीपल प्रोपोर्शन को पढ़ने के बाद चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं एनसीईआरटी में और क्या क्या चीज़ें हैं जो हमको पढ़ने लायक हैं। तो सर अब इसके बाद अगर हम जाते हैं
तो हमको देखिए क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर गैलोसेक लॉ है जो कि बेसिकली बताता है कि जब एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं तो वो मोल के रेशियो में कंबाइन करते हैं, लेकिन मोल की डिस्कवरी से पहले वो गैलोसेक साहब ने कहा कि लोग जब मोल नहीं पता था तो उन्होंने कहा कि एक फिक्स वॉल्यूम के रेशियो में हमेशा एलिमेंट आपस में कंबाइन करते हैं, ठीक है। तो स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है, उसी प्रपोर्शन में वॉल्यूम के रेशियो में एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं, तो इट्स नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एवोगैड्रो साहब ने बताया कि भाई इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस at similar temperature pressure, equal volume of all gases at similar temperature pressure contain equal number of gaseous particle। तो ये भी एवोगैड्रो लॉ है, मतलब 1 मोल ऑफ ऑल गैसेस एट STP ऑक्यूपाई 22.4 लीटर, मतलब वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल प्रोवाइडेड टेम्परेचर एंड प्रेशर इज सेम। तो ये भी हम लोग को बहुत ही कॉमन लॉ है, कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है जो हम पहली बार पढ़ रहे हैं, ठीक है ये चीज़। तो एनसीईआरटी से हम लोग इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि नई है। भाई देखिए हम लोगों ने साल भर से हम लोग कोर्स पढ़ रहे हैं, गैसीय स्टेट वगैरह हमने पढ़ा हुआ है, तो ये सब बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, ये सब बहुत ही कॉमन है, ठीक है, स्पेशली जब हम रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है ये चीज़ें। अब चलिए सर यहाँ पर आते हैं सीधे सीधे कहाँ पर, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास पे, ठीक है। एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास पे आते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। अब देखिए एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास में जो डिस्कशन होगा वही डिस्कशन होगा जो हमने आपको सर अपने थ्योरी लेक्चर में सर आपको बताया था, ठीक है। तो उसको भी मैं लिख देता हूं, एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। शब्दों को जरा समझिएगा। ये देखिए एक एटम का जो मास है दैट इज एटॉमिक मास, लेकिन एक एटम बहुत छोटा होता है, उसके मास को हम लोग नॉर्मली एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। मतलब समझिए बच्चों, हर चीज़ को एक्सप्रेस करने की एक प्रॉपर यूनिट होती है ना। जैसे कि हम दो प्लैनेट के दो सोलर सिस्टम के बीच की जो डिस्टेंस है वो लाइट ईयर्स में होती है, स्टार्स के बीच की डिस्टेंस लाइट ईयर में, किलोमीटर में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन वो सूटेबल नहीं है। तो इसी तरीके से जिस तरह से बहुत बड़ी डिस्टेंस के लिए लाइट ईयर वर्ड है, उसी तरह से बहुत छोटे मास के लिए भी हमें मास की छोटी यूनिट चाहिए, और वो छोटी यूनिट मास की क्या है, AMU या फिर यूनिफाइड मास। आज की डेट में वो यूनिफाइड मास हो गई है, और AMU इज ऑल्सो वेरी कॉमन नेम फॉर दैट, ठीक है। तो एक एटम का मास कितना होता है, एक एटम का मास कितना होता है, उसके एटॉमिक नंबर जितना AMU, ठीक है। मास ऑफ एन एटम इज इक्वल टू उसके एटॉमिक वेट जितना AMU। मास ऑफ एन एटम इज इक्वल टू उसके एटॉमिक नंबर, ठीक है। मास ऑफ एन एटम इज इक्वल टू उसके मास नंबर, उसके मास नंबर जितना AMU। एक एटम का मास कितना होगा, उसके मास नंबर जितना AMU। जैसे कि कार्बन के एक एटम का मास 12 AMU, ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16 AMU, हाइड्रोजन के एक एटम का मास 1 AMU, ठीक है ये चीज। ये 1 AMU क्या है, मास की छोटी यूनिट है। 1 AMU इज इक्वल टू 1/Na ग्राम एंड 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम, ठीक है। इतना हमारा 1 AMU होता है। और एटॉमिक मास एंड मोलर मास को हम लोग इसी, एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास को हम लोग इसी में ही एक्सप्रेस करते हैं। और ये क्या होगा, सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल एलिमेंट इन मॉलिक्यूल, सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल एलिमेंट इन मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में जितने ही बनते हैं उन सभी के एटॉमिक मास का सम हमारा क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। ये चीज यहां पर होगी। अब याद रखिएगा, इन कैलकुलेशन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, इन कैलकुलेशन we always take average atomic weight of all isotope, अब ये क्या होगा, हमें बेसिकली सम करना है। किसका सम करना है, एटॉमिक वेट ऑफ आइसोटोप इनटू इट्स परसेंटेज अबंडेंस, इनटू इट्स क्या, परसेंटेज अबंडेंस। वो
इस नंबर का जब हम सम करते हैं, और चूंकि परसेंटेज में ले रहे हैं तो 100 से डिवाइड करेंगे, तो ये जो नंबर आएगा दैट विल बी हमारा क्या सर, एवरेज एटॉमिक वेट होगा। ठीक है, एवरेज एटॉमिक वेट होगा। ठीक है, चलिए सर, तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, एवरेज एटॉमिक मास, ये सारी चीज़ें होगी, एकदम क्लियर कट है। अब जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कोई एक आइसोटोप है, कोई एक एलिमेंट है x, उस x एलिमेंट के दो आइसोटोप हैं, एक है 22 और एक है 23। ये 60% पाया जाता है, 40% पाया जाता है। तो x का एवरेज एटॉमिक मास कितना होगा, 22 AMU इंटू 60/100 प्लस 23 AMU इंटू 40/100। तो ये होगा क्या, इसका एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, चलिए सर, तो इस तरह से हम लोग एवरेज एटॉमिक मास भी निकालते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। चलिए सर, ग्रेट, नाइस, वंडरफुल। ये यहाँ पे कार्यक्रम अपना हो गया। तो एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास के बारे में है, और ये यहाँ पर वही सारी चीज़ें हैं जो हम लोग जानते हैं। ठीक है, 1 AMU क्या होता है, 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 एटम। ठीक है, 1 AMU कितना है, 1 AMU कितना होगा, 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। ठीक है, कार्बन 12 के एटम का मास 12 AMU होता है, तो उसको 12 से डिवाइड करेंगे तो 1 AMU आ जाएगा। ठीक है, और 1 AMU की वैल्यू हमने आपको रटा रखी है। ठीक है, चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। इससे ज़्यादा इसमें समय देने का नहीं है बच्चों, ये चीज़ समझ लीजिए। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। हाँ, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग आते हैं कहाँ पर, देखिए आयनिक कंपाउंड के केस में मॉलिक्यूलर मास नहीं होता है बल्कि फॉर्मूला मास होता है, क्योंकि आयनिक कंपाउंड क्रिस्टल में जब एग्जिस्ट करते हैं तो वहाँ पर कोई भी इंडिविजुअल यूनिट नहीं होती, सारे के सारे आयंस आपस में बच्चों इंडिविजुअली आपस में बच्चों बंधे हुए होते हैं। जिस तरह से हमारी ये जो जैकेट है जिन धागों से बनी हुई, वो सारे के सारे धागे आपस में मिले हुए हैं, तो हम किसी भी एक धागे को बेटा पिन पॉइंट करके निकाल नहीं सकते हैं। इसी तरह से NaCl के क्रिस्टल में से आप एक NaCl नहीं निकाल सकते हो, वो सब के सब आपस में बेटा बंधे हुए हैं। तो इसीलिए वहाँ पे फॉर्मूला चलता है, फॉर्मूला, क्योंकि मॉलिक्यूल तो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है ना, लैटिस में तो पूरा एक लैटिस है, तो वहाँ पे इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, फॉर्मूला मास यूज़ करते हैं, और इसीलिए वहाँ पे फॉर्मेलिटी होती है। फॉर्मेलिटी इज नथिंग बट मोलैरिटी। ठीक है, बट बच्चे कई बार परेशान हो जाते हैं, तो आयनिक सब्सटेंसेस के लिए फॉर्मूला मास लेते हैं, क्योंकि उनके क्रिस्टल में इंडिविजुअल मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है, अपोजिटली चार्ज आयंस आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं। चलिए सर, ये यहाँ पर हो गया। तो फॉर्मूला मास इज बेसिकली मॉलिक्यूलर मास ही है, तो ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस टेक्निकलिटी के कारण ऐसा है। चलिए, अब यहाँ पर एक चीज़ समझिएगा, मोलर मास। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा, मोलर मास, द मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस इन ग्राम इज कॉल्ड मोलर मास। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास में अंतर है। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास में अंतर है, एटॉमिक मास और मोलर मास में अंतर है। तो हम किसी सब्सटेंस के 1 मोल का जो मास ग्राम में होता है, वही क्या होता है, उसका मोलर मास होता है। मोलर मास शब्द ही अपने आप में सब कुछ बता रहे हैं। ठीक है, मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस, मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस इन ग्राम क्या होता है सर, मोलर मास होता है। और किसी भी 1 मोल सब्सटेंस का मास जो होगा, किसी भी 1 मोल सब्सटेंस का जो मास होगा, जो मोलर मास होता है, जो मोलर मास होता है, अगर एलिमेंट है तो एटॉमिक मास जितने ग्राम के बराबर होगा, और अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट जितने ग्राम के बराबर होगा। तो 1 मोल CO2 का मास, 1 मोल CO2 का मास 44 ग्राम, 1 मोल सोडियम का मास 23 ग्राम होगा। ठीक है, ये चीज़, तो जो वैल्यू AMU में होती है वही वैल्यू ग्राम में होती है। तो AMU में कब लेते हैं, जब हम लोग एटॉमिक वेट लेते हैं, एक एटम का वेट लेते हैं, तो एक एटम का वेट हमेशा AMU में एक्सप्रेस होगा।
और मोलर वेट अगर ले रहे हैं तो एक मोल का वेट ले रहे हैं, वो हमेशा ग्राम में एक्सप्रेस होगा। ठीक है, ये चीज समझ लीजिए। शब्दों का उच्चारण समझिए। एटॉमिक वेट एक एटम का वेट, मॉलिक्यूलर वेट एक मॉलिक्यूल का वेट, मोलर मास, मोलर मास एक मोल का मास, ये चीज है। तो ये यहां पर चीजों को हम लोग ध्यान देंगे। तो अगर बंदा एलिमेंटल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, अगर बंदा एलिमेंटल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो ये वैल्यू एटॉमिक मास इनटू ग्राम होगी। और अगर बंदा मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, कंपाउंड सब्सटेंस है, अगर बंदा बेटा मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, अगर बंदा मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो उसके एक मोल का मास उसके मॉलिक्यूलर वेट जितना ग्राम के बराबर होगा। ठीक है, ये चीज। चलिए सर, बहुत अच्छी बात, ग्रेट, नाइस, वंडरफुल। द मास ऑफ मोल सब्सटेंस इन ग्राम इज इक्वल टू मोलर मास। ठीक है, तो मोलर मास ऑफ वाटर 18 ग्राम, मोलर मास ऑफ सोडियम क्लोराइड 58.5 ग्राम। ठीक है, ये चीज। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद वन मोल की डेफिनेशन, वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस कंटेन एज मेनी पार्टिकल एज नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 सैंपल। ये हमने डेफिनेशन कल भी लिखाई थी और हम सब बच्चों को ऑलमोस्ट रटी भी रहती है मोल की डेफिनेशन। तो इसमें कोई ऐसा कोई नई चीज़ नहीं है जिसके लिए हमें बहुत परेशान होना है एनसीईआरटी में। ठीक है, ये चीज़। तो बेसिकली हम सब लोग जानते हैं कि एनसीईआरटी मतलब फिजिकल केमिस्ट्री में देखिए एनसीईआरटी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन स्टिल हम लोग एनसीईआरटी में से कुछ चुनिंदा इंफॉर्मेशन स्टार्ट करें जो माइट भी हमसे एग्जाम में पूछी जा सके। ठीक है, जैसे कि सिग्निफिकेंट फिगर का जो पोर्शन होता है ये थोड़ा सा बच्चों मतलब उतना ज़्यादा हम लोग नहीं इसको पढ़ते हैं जब हम लोग ईयर लॉन्ग कोर्स वगैरह कर रहे होते हैं, क्योंकि ईयर लॉन्ग कोर्स में हम लोग मेन कंसेप्ट आपको सर रिवाइज कराते हैं। तो कई बार ये सब चीज़ छूट जाती है तो एग्जामिनर पकड़ देता है। एग्जामिनर को आपकी साइकोलॉजी पता है तो आपकी साइकोलॉजी पे ही वो अटैक करेगा। और चूंकि ये साल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसलिए हम इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों को भी पिक आउट कर रहे हैं लास्ट के समय में। ईयर लॉन्ग कोर्स में नहीं सर, लास्ट के समय में इन चीज़ों को हम पिक आउट कर रहे हैं। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद हमारा लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट। ठीक है, वही सब कंसेप्ट है जो हम सब लोग जानते हैं। ठीक है, मोलैरिटी ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग के लिए वही पुरानी बेटा कंसेप्ट ही है, इसमें कोई भी नई चीज़ें यहाँ पर नहीं आती। तो यहाँ पे आकर के हमारा चीज़ें बच्चों ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है, ये चीज़। एक फॉर्मूला मैं आपके लिए और लिखना चाहूँगा। ठीक है, परसेंटेज वेट ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड। दोस्तों समझिए, अगर हमारे पास प्योर कंपाउंड है, तो उसमें एलिमेंट का जो परसेंटेज है, चाहे मैं 100 ग्राम में लूं या एक मॉलिक्यूल में लूं या फिर 100 किलोग्राम में लूं, उसमें एलिमेंट का जो परसेंटेज होगा वो सेम ही होगा। जिस तरह से हम लोग कंसंट्रेशन टर्म में बच्चों को पढ़ाते हैं कि चाहे हम पेप्सी की 5 लीटर बॉटल लें या पेप्सी की 1 लीटर बॉटल लें या 100 ml बॉटल लें, सब में पेप्सी में बेटा शुगर का कंपोजिशन सेम होगा। इसी तरह से अगर मैं शुगर चाहे 100 किलोग्राम लूँ या 100 ग्राम लूँ या शुगर का 1 मॉलिक्यूल लूँ, उसमें कार्बन का परसेंटेज सेम ही होगा। ठीक है, सो परसेंटेज वेट ऑफ एलिमेंट in compound is same irrespective of amount of compound, हमने कंपाउंड का अमाउंट कितना लिया है उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन बच्चों ध्यान रखिएगा जो परसेंटेज होगा एलिमेंट का वो मॉलिक्यूल में सेम ही रहेगा। ठीक है, चलिए सर। और अगर मान लीजिए हमारे पास एक कंपाउंड है MXNYOZ, तो यहाँ पे एलिमेंट M का परसेंटेज वेट ऑफ M इन मॉलिक्यूल में M का परसेंटेज वेट क्या होगा बच्चों? M का परसेंटेज वेट होगा
एटॉमिक वेट ऑफ m अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड। ठीक है, जिस भी एलिमेंट का परसेंटेज वेट निकालना है उसका एटॉमिक वेट लेंगे अपॉन मॉलिक्यूलर वेट लेंगे और साथ में मल्टीप्लाई करेंगे उस एलिमेंट m की कितनी एटम्स हैं। सो देर आर x एटम, तो देर आर x एटम, तो x को हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और साथ में हमारा 100, साथ में हमारा 100। तो जैसे कि अगर मैं परसेंटेज ऑफ कार्बन लूँ इन ग्लूकोज C6H12O6, तो चाहे हम ग्लूकोज को 100 ग्राम लें या 100 किलोग्राम लें या एक मॉलिक्यूल लें, हर जगह बेटा कार्बन का परसेंटेज सेम ही आएगा। और ये कितना होगा, कार्बन का एटॉमिक वेट 12, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट 180, एक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन की संख्या है 6 × 100। तो ये हमारा दोस्तों परसेंटेज आ जाएगा। ये सर हमारा देखिए परसेंटेज आ जाएगा और ये कितना होगा 30 हो जाएगा। 30 को मैं इधर से करूँगा तो 4 हो जाएगा, तो ये 40% हो जाएगा। ठीक है सर, तो इट कम्स आउट टू बी 40, 3 और ये 4, एक 0 कट जाएगा, 40%। ठीक है, तो इतना यहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए हम लोग को यहाँ पर सॉल्व करना होता है। मुझे लगता है इतनी जो चीज़ें हैं एनसीईआरटी में, ये हमारे लिए सर देखिए कंप्लीट हो जाती है हमारी एनसीईआरटी। अब इसके बाद में हमको कभी बेटा इस चीज़ को डरने की आवश्यकता नहीं है कि क्या सर हमें फिजिकल केमिस्ट्री में एनसीईआरटी में रीड करने की आवश्यकता है या नहीं है। ठीक है, आपने ये वीडियो देख लिया और इस वीडियो में ही आपने मेरे साथ एनसीईआरटी की रीडिंग कर ली। आपने इस वीडियो में मेरे साथ एनसीईआरटी की रीडिंग कर ली। ठीक है, 25 पेज का बेटा चैप्टर आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको क्या पढ़ने हैं, ये नोट्स। आपको सर क्या पढ़ने हैं, ये नोट्स। 25 पेज का बच्चों आपको चैप्टर नहीं पढ़ना रहेगा एनसीईआरटी में, बल्कि आपको क्या पढ़ने हैं, मेरे ये 4 पेज के बनाए हुए नोट्स जो हमने आपके साथ एनसीईआरटी को देख देख करके बनाए हुए हैं। ठीक है, टैक्सोल सिस्प्लैटिन कैंसर के लिए होती हैं, एजीटी, ठीक है, अजाइडोथाइमिन ये सर एड्स में यूज़ होती है, सिस्प्लैटिन ये है। होमोजीनियस मिक्सचर में कंपोजिशन हर जगह सेम होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर में कंपोजिशन प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एडिशन करते समय सिग्निफिकेंट फिगर के रूल, मल्टीप्लिकेशन करते समय सिग्निफिकेंट फिगर के रूल, और राउंड ऑफ करते समय जो रूल्स होते हैं। और ये तो मैं चाहूँगा कि हमारे जेई मेन वाले बच्चे भी याद रखें, क्योंकि इंटीजर टाइप क्वेश्चन में बहुत परेशानी होती है बच्चों के साथ, इस चीज़ को भी ध्यान रखें। एंड लॉज ऑफ केमिकल कंपोजिशन, एंड ये AMU एटॉमिक वेट, मोल की डेफिनेशन हमको रटी हुई है। मोल की डेफिनेशन तो रटी ही होगी क्योंकि हमने आपको थ्योरी में ही पढ़ाई थी। एंड मुझे लगता है बेटा ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो जाती हैं। ठीक है, तो आई थिंक इसी के साथ हम अपने सेशन को करते हैं समाप्त और हमारा NCERT 1 शॉट यहाँ पे कंप्लीट होता है। इन नोट्स को हम आपके साथ शेयर कर देंगे और आप इनको सर यूज़ कर सकते हैं मल्टीपल टाइम रिवीजन के लिए, सो दैट आपको अंदर से बेटा कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ हमारी NCERT भी तैयार है। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री में अभी भी अपनी बात पे स्टिक करता हूँ, आपको सिर्फ सवाल लगाने हैं। ये तो सिर्फ जब हमारे सवाल लग चुके हैं उसके बाद आधे घंटे में देखने के लिए ये ज़रूरी है। ठीक है, चलिए सर, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं कल जब हम लोग क्या पढ़ेंगे सर, प्रैक्टिस सेशन को हम लोग शुरू करेंगे।